हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड फाइनली आप पहुंच चुके हैं इस जावा डीएसए सीरीज के लेक्चर नंबर 24 पर। और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क मॉड्यूल 2 के बारे में। हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क को एग्जैक्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि पहला पार्ट हमने लास्ट क्लास में कन्वर्ट कर लिया था और आज हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कल आपका फाइनल पार्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क का आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल कंटेंट के साथ। बस एक सरप्राइज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड किया हुआ है जहाँ पे C++ या जावा जिसमें भी आप पढ़ना चाहें उस लैंग्वेज के बेसिक्स प्लस ऊप्स कॉन्सेप्ट प्लस कलेक्शन फ्रेमवर्क या फिर STL हमने कवर किया है पेड कोर्स के फॉर्मेट में। आप चाहें तो उसे बाय कर सकते हैं। आपको पे करने होंगे सिर्फ ₹1 पे करके आप उस कोर्स को बाय कर पाएंगे। पूरा एक्सपीरियंस एक डिस्ट्रैक्शन फ्री फॉर्मेट में आप एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड थिंग, कोड हेल्प के UI के रिगार्डिंग काफ़ी फीडबैक काफ़ी रिव्यूज बच्चों से मुझे मिले, तो आपसे भी एक अनाउंसमेंट है। अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर पूरा UI पूरा बैकएंड सब कुछ रिवैम्प हम कर चुके होंगे और एकदम बढ़िया सीमलेस फ्लॉलेस एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क मॉड्यूल 2 के साथ। हेलो जी, कैसे हो सारे। इससे लव बब्बर आप पहुंच चुके हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के मॉड्यूल 2 पर और यहाँ पर आप बहुत सारे नए इंटरफेसेस, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, नई क्लासेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कोड करने वाले हैं और आपकी आने वाली जर्नी के अंदर आप जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एक और स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क मॉड्यूल 2। ठीक है, चलो। तो आज का टारगेट रहेगा क्यूज कंप्लीट किया जाए एंड सेट कंप्लीट किया जाए ताकि नेक्स्ट बोनस सेशन के अंदर आपको मैप्स हम कवर करा सकें। ठीक है, तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क मॉड्यूल 2 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस अवेलेबल है, इसका नाम है क्यू इंटरफेस। ठीक है, तो क्यू इंटरफेस आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये एक प्रकार का इंटरफेस है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास 3 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो एरे डेक, मैं इसको से DQ बोलता हूँ, DQ बोलना नहीं चाहिए, डेक बोलना चाहिए। तो एक तो एरे डेक तुम्हारे पास क्लास अवेलेबल है जो कि इंप्लीमेंट कर रही है आपकी क्यू क्लास को। एक लिंक लिस्ट क्लास अवेलेबल है जो कि क्यू क्लास को इंप्लीमेंट कर रही है। एक प्रायोरिटी क्यू है, ये भी क्यू को इंप्लीमेंट कर रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया लिंक लिस्ट वाली जो क्लास थी वो तो आपकी लिस्ट वाली क्लास को इंप्लीमेंट करती थी। तो मैंने कहा वो लिस्ट को भी इंप्लीमेंट करती है, साथ ही साथ वो क्यू को भी इंप्लीमेंट करती है। तो लिस्ट वाला इंटरफेस और क्यू वाला इंटरफेस, इन दोनों ही इंटरफेसेस को आपके लिंक लिस्ट वाली क्लास इंप्लीमेंट कर रही होती है। इसके पास दोनों के ही मेथड्स अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, अब लास्ट क्लास के अंदर हम लिस्ट इंटरफेस के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा। उसकी सारी जो भी चाइल्ड सब क्लासेस थी, जैसे कि आपके लिंक लिस्ट होगी, वेक्टर होगी, स्टैक होगी, एरे लिस्ट होगी, उन सभी के बारे में स्टडी किया डिटेल में। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है कि हम क्यू क्रिएट कर पाएँ। अब क्यू क्रिएट करने के यहाँ पर हमें 3 तरीके दिए गए हैं, या तो मैं एरे डेक का यूज़ कर लूँ, या तो प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर लूँ, या लिंक लिस्ट का यूज़ कर लूँ। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि क्यू होता क्या है। पहले ये समझाओ भैया, पहले ये बताओ क्यू होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कि ये इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो क्यू अगेन, जैसे आप ATM में जाते थे, क्यू लगी होती है, एक लाइन लगी होती है। आप स्कूल गए थे, स्कूल में असेंबली में एक लाइन लगवाते हैं बच्चों की, उस लाइन को हम क्यू कहते हैं। आप मेट्रो में जाते हैं, वहाँ पर टोकन ले रहे होते हैं, या फिर वो टोकन को इस मशीन में ऐड करके कार्ड को टच करके आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर एक लाइन लगी होती है, उस लाइन को हम क्यू कहते हैं कि एक लाइन है। ठीक है, तो उसमें सबसे आगे एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसके बाद एक और व्यक्ति खड़ा होता है, उसके बाद एक और व्यक्ति खड़ा होता है और लास्ट में एक और व्यक्ति खड़ा होता है। मैंने बोला ठीक है, तो ये आपका फ्रंट ऑफ क्यू है, इसको मैं कहता हूँ सबसे आगे कोई व्यक्ति खड़ा है क्यू में। ठीक है, ये बात समझ में आती है। और ये आपका एंड ऑफ क्यू है या रियर ऑफ क्यू है, इसे मैं क्या कहता हूँ कि लास्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है, लास्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है। अब क्यू का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि हमेशा कोई भी नया व्यक्ति आएगा तो क्यू में कहाँ पर वो ऐड होगा? क्यू के अंदर हमेशा एंड में ऐड होने वाला है, लास्ट में ऐड होने वाला है। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है कि जब भी कोई नया व्यक्ति आने वाला तो क्यू में हमेशा एंड में या रियर में ही लगने वाला है। ये बात समझ में आती है। और क्यू में से रिमूवल या कोई व्यक्ति निकलता कहाँ से है? एंड में से नहीं निकलता, हमेशा जो सबसे आगे होता है वो निकल जाता है। तो मैंने एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी क्यू के अंदर आप पुश करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो आपका पुश या इंसर्ट हमेशा रियर एंड पर होगा, और जब भी आप क्यू में से पॉप करेंगे या रिमूव करेंगे तो वो आपका पॉप और रिमूव हमेशा फ्रंट वाले एंड से होगा। लॉजिकल बात है कि क्यू में लगना है तो सबसे पीछे से खड़ा होना पड़ेगा, क्यू से निकलना है सबसे आगे से निकलना पड़ेगा। यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी एडिशन होगा क्यू में हमेशा रियर एंड पर होगा, और जो भी डिलीशन होगा हमेशा फ्रंट एंड पर होगा। ये आपकी क्यू कहलाते हैं। जो हम नॉर्मली स्कूल्स के अंदर भी हम क्यू में खड़े हुए हैं, मेट्रो में भी क्यू में हम खड़े हुए हैं, ATM में भी हम क्यू में खड़े हुए हैं। डीमोनेटाइजेशन का टाइम याद आ गया होगा आपको। तो ये क्यू है, एक इंटरफेस आपके पास अवेलेबल है जो कहीं ना कहीं क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के काम आता है। ठीक है, तो भाई आपकी क्यू डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी है, ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जस्ट हमने पढ़ा, उसी को इंप्लीमेंट करने के काम आता है आपका ये क्यू इंटरफेस। बट अगेन इंटरफेस है तो मैं इसको सीधा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कुछ क्लासेज हैं जैसे कि एरे डेक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, प्रायोरिटी क्यू हो गया, जो कि इस क्यू इंटरफेस की
मेथड्स को इंप्लीमेंट कर रही होगी, इसको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही होगी। तो इन्हें वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम चलते हैं और एक बार लिंक लिस्ट के द्वारा क्यू को क्रिएट करके आते हैं, और यहाँ पर कुछ मेथड्स हमने राइट डाउन किए हुए हैं, ऐड, ऑफर एलिमेंट, पीक, रिमूव, पोल, इनको एक बार रन करके देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम गए हमारे इंटेलिजे पर, और यहाँ पर हमने बोला कि एक क्लास फटाफट से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने बोला कि सोर्स में जाके मैंने एक न्यू क्लास जनरेट कर ली, और क्लास का नाम मैंने रख दिया कि क्यू लेवल 1 ऐसा रख दिया, ठीक है, या क्यू बेसिक्स कर देता हूँ, ठीक है, क्यू बेसिक्स रख दिया इसका नाम मैंने, ठीक है, PSVM, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्यू क्रिएट कर ली, क्यू के अंदर मैंने कहा कि भैया अपने को इंटीजर चाहिए, क्यू का नाम मैंने क्यू रख दिया, एक न्यू लिंक लिस्ट के द्वारा मैंने क्यू क्रिएट कर ली, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब इसमें मेथड्स क्या क्या रहने वाले हैं एक बार फटाफट जाके देखते हैं। मैंने कहा कि क्यू के अंदर मेरे पास इंसर्शन के लिए क्या मेथड है, ऐड वाला मेथड अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे जाके कह सकता हूँ कि भाई इस क्यू के अंदर ऐड कर दो 10 को, ठीक है, क्यू में सबसे आगे 10 लग गया, क्यू के अंदर ऐड कर दो 20 को, सबसे उस 10 के बाद 20 लग गया, क्यू में ऐड कर दो 30 को, तो 20 के बाद आपका 30 ऐड हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आती है। और कौन कौन से मेथड है मेरे पास, मैंने बोला कि मैं ऑफ़र कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप ऑफ़र के अंदर भी अगेन एक एलिमेंट को ऐड ही कर रहे होते हैं। तो ऐड वाले मेथड के अंदर और ऑफर वाले में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर आपका टास्क सक्सेसफुल होता है ऐड के अंदर तो वो रिटर्न ट्रू करता है, और अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो एक्सेप्शन थ्रो होता है। जबकि ऑफर के अंदर अगर टास्क ऑफ इंसर्शन सक्सेसफुल रहता है तो रिटर्न ट्रू होता है, और नहीं हो पाता तो वो रिटर्न फॉल्स करता है। तो जब हम डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पर हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी पड़े, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि यार एक्सेप्शन हैंडलिंग मुझे डीएसए क्वेश्चन में ना करनी पड़े, तो मैं ऐड का यूज़ ना करूँ क्यू के केस में स्पेसिफिकली, और मैं ऑफर का यूज़ कर लूँ। तो रादर देन यूजिंग ऐड, अब से हमारा टारगेट क्या रहेगा, जब भी मैं क्यू यूज़ कर रहा हूँ कि यार ऐड मैं यूज़ नहीं कर रहा, फालतू मुझे एरर हैंडलिंग करनी पड़ जाएगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ जाएगी, तो मैं फटाफट से जाके यहाँ पे ऑफर यूज़ कर लेता हूँ। अगेन सेम बिहेवियर है, ये भी ऐड ही करता है, बट एक एक्सटेंडेड बिहेवियर ये है कि ऐड ना कर पाए तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, सिंपल। अब एलिमेंट आप चाहते हैं कि क्यू में सबसे आगे कौन सा व्यक्ति खड़ा है वो आप देखना चाहते हैं, तो वो आप इस एलिमेंट वाले मेथड की सहायता से देख सकते हैं। पर यहाँ पर आपने फिर से ऑब्जर्व किया कि यार ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है, अगर क्यू एम्प्टी है तो आगे कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। मैंने बोला एक्सेप्शन तो मैं चाहता नहीं हैंडल करना अभी, तो मैं हमेशा क्यू के अंदर एलिमेंट यूज़ नहीं करूँगा, पीक हमेशा यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पीक में आप हमेशा सबसे फ्रंट वाले एलिमेंट को, सबसे आगे जो क्यू में खड़ा है उसको देख सकते हैं, और अगर कोई भी नहीं खड़ा तो रिटर्न नल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करने की नीड नहीं पड़ी। तो मैं ऐड यूज़ नहीं करूँगा, ऐड की जगह ऑफर यूज़ करूँगा, एलिमेंट यूज़ नहीं करूँगा, उसकी जगह पीक यूज़ करूँगा। और रिमूव की बात कर लेते हैं। रिमूव के लिए आप जो भी सबसे आगे एलिमेंट खड़ा होगा हेड के ऊपर, फ्रंट के ऊपर क्यू के अंदर, उसे आप रिमूव कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। और अगर एलिमेंट कोई भी प्रेजेंट नहीं है, क्यू एम्प्टी है, रिमूव करने के लिए व्यक्ति ही नहीं है, तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। अगेन मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करना नहीं चाहता तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं पोल यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मुझे एक लर्निंग मिली कि क्यू में इंसर्शन के लिए मैं हमेशा ऑफर वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ, क्यू में रिमूवल के लिए मैं हमेशा पोल वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ, और क्यू में हमेशा फ्रंट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं एलिमेंट वाले मेथड का यूज़ नहीं करूँगा, पीक वाले मेथड का यूज़ करूँगा। तो मुझे इन 3 मेथड्स पर ध्यान देना है मैं क्यू के साथ जब भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करना चाहता। स्पेसिफिकली डीएसए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डीएसए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। अगेन जब तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, एलएलडी की बातें करते हो, तो वहाँ पर तुम अगेन एक्सेप्शन हैंडलिंग तो करोगे, वो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऑफर हमने कर लिया, तो यहाँ पे एक बार मैं क्यू को प्रिंट करा के देखना चाहता हूँ कि क्यू के अंदर क्या एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हमने 10, 20, 30 डाला है, तो सेम ऑर्डर प्रिजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे गया और हेलो वर्ल्ड यहाँ से एक बार रन कर लेता हूँ। 10, 20, 30 बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। मैंने बोला कि लेट्स से मैं क्यू में से रिमूव करना चाहता हूँ। रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव करते हैं, मैंने बोला प्रिंट करवाता हूँ साथ साथ। तो क्यू डॉट पोल, तो पोल से जो भी फ्रंट में एलिमेंट होगा वो रिटर्न भी हो जाएगा और रिमूव भी हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंट भी होना चाहिए। इस फ्रंट में कौन था, सबसे आगे 10 था, तो 10 यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि रिमूविंग, ठीक है। तो आप इसको रिमूव कर रहे हैं एंड साथ में आपने एक बार फिर से क्यू को प्रिंट करा के देख लिया कि भाई मैं फिर से प्रिंट करा दूँ आफ्टर रिमूवल क्या बचा हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया और मैंने पाया कि क्या रिमूव हुआ, फ्रंट एलिमेंट 10, तो 10 रिमूव हो गया, क्या बचा 20 और 30 बचा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑफर भी चेक कर लिया और रिमूव करके भी देख लिया, बस पीक करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया कि ऐसा आउट कर दो क्यू डॉट पीक, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्यू का जो भी फ्रंट एलिमेंट होगा सबसे आगे होगा वो मैं देख पाऊंगा। तो कौन सा सबसे आगे 20 है, तो 20 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पीकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 20 प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या मैं 20 प्रिंट कर पा रहा हूँ, बिल्कुल सही।
तो इस प्रकार से हमने जस्ट अभी देखा कैसे आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अगेन आपको याद होगा कल हमने लिंक लिस्ट का यूज़ किया था क्यू और W100Q को दिखाने के लिए, जहाँ पर आपने कुछ मेथड्स देखे थे, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट। तो वो भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं क्यू के साथ यूज़ करना चाहूँ तो क्यू डॉट ऐड में तो आ ही नहीं रहा भैया, वो मेथड ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये नॉर्मल क्यू का बिहेवियर दर्शाया जा रहा है। कभी नॉर्मल क्यू की बात हो रही है तो नॉर्मल क्यू में इंसर्शन हमेशा रियर से होगा और रिमूवल हमेशा फ्रंट से होगा। दैट्स वाई यहाँ पर नहीं आ रहा। बट जैसे ही मैं यहाँ पर इसको डबली एंडेड क्यू कर दूंगा और अब मैं यहाँ पर आके क्यू डॉट ऐड देखूँ तो यहाँ पर ऑप्शंस मेरे पास आ गए कि मैं फर्स्ट में भी ऐड कर सकता हूँ, लास्ट में भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आ गए कि मैं फर्स्ट में भी रिमूव कर सकता हूँ, लास्ट में भी रिमूव कर सकता हूँ। और यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास आ गए कि मैं फर्स्ट भी गेट कर सकता हूँ, सॉरी गाइस कीबोर्ड की दिक्कत, गेट फर्स्ट भी कर सकता हूँ और गेट लास्ट भी कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपके W100Q के अंदर अवेलेबल हैं। अगेन आपको W100Q के बारे में नहीं पढ़ा तो एक छोटा सा कंटेक्स्ट तो मैं दे देता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। तो शुरुआत करते हैं, चलो पहले थोड़ा साफ करते हैं इसको। अब नॉर्मल क्यू में हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल क्यू में हमने ये पढ़ा कि आपका इंसर्शन जो है वो हमेशा रियर लेवल पर होगा और रिमूवल हमेशा फ्रंट लेवल पर होगा, फ्रंट साइड से होगा। अब W100Q इस प्रकार से होती है कि भैया आपके पास ना सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहें हो जाएगा, आप यहाँ से रिमूव करना चाहें हो जाएगा, आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहें हो जाएगा, आप यहाँ से रिमूव करना चाहें हो जाएगा। वही अगेन सेम चीज़ें कि मैं ऐड फर्स्ट करना चाहता हूँ या ऐड लास्ट करना चाहता हूँ, रिमूव फर्स्ट करना चाहता हूँ या रिमूव लास्ट करना चाहता हूँ। पर भैया आपने जस्ट अभी बोला कि ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट या रिमूव वाले मेथड यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो एक्सेप्शन देंगे और हम DSA क्वेश्चंस के अंदर एक्सेप्शन हैंडल करना नहीं चाहते हैं। वैसे डेवलपमेंट के अंदर तुम ऐड और रिमूव ही यूज़ करोगे, बट स्पेसिफिक टू DSA क्वेश्चंस तुम परहेज रखोगे यार ये ना यूज़ करना पड़े। तो हम यहाँ पर क्या मेरे पास ऑफर फर्स्ट ऑफर लास्ट है? मैंने कहा होना चाहिए, ऑफर फर्स्ट ऑफर लास्ट भी है। और रिमूव करने के लिए क्या मेरे पास पोल फर्स्ट पोल लास्ट है? हाँ ये भी है मेरे पास। तो ये सारे के सारे चीज़ें मेरे पास है। और गेट करने के लिए पीक फर्स्ट पीक लास्ट भी है, तो बढ़िया। तो W100Q के अंदर तुम्हारे पास ये फर्स्ट और लास्ट वाले मेथड्स अवेलेबल होते हैं। अगेन मैं कभी फंक्शंस बोलता हूँ, कभी मेथड्स बोलता हूँ, कंफ्यूज मत करना, सेम ही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने W100Q के बारे में भी पढ़ा कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर W100Q का रेफरेंस भी लगा सकता हूँ और अकॉर्डिंगली मेरे पास फर्स्ट और लास्ट वाले मेथड्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम कर सकते थे। अभी इसको वापस से क्यू मार्क कर देता हूँ, इतनी बात समझ में आती है। अब हमने बोला कि हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर लिंक लिस्ट तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। लिंक लिस्ट के द्वारा कर सकते हैं। अब एरे W100Q के द्वारा इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? W100Q जस्ट हमने पढ़ा किस प्रकार से उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वो हम यहाँ पर चाहते तो यूज़ कर सकते हैं। अगेन तो मैंने बोला यहाँ पर लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन की जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एरे W100Q की इम्प्लीमेंटेशन रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो या फिर मैं अलग से क्लास बनाऊँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने बोला एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। मैंने बोला अरे DQ, W100Q होता है DQ, मतलब DQ नहीं बोलते, मैं DQ बोलता हूँ, डेक बोलते हैं वैसे, बेसिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे इसका पर्टिकुलर फंक्शन मैंने राइट डाउन कर दिया है, मेन फंक्शन में राइट डाउन कर दिया। ये यहाँ पे मैं आया पर्टिकुलर मेन फंक्शन वाला हटा रहा है, यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन ऐड कर दिया है। और हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्यू क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और वो क्यू मैं चाहता हूँ इंटीजर टाइप की हो और मैं चाहता हूँ उसका नाम क्यू हो और वो मैंने इम्प्लीमेंट करी हो एरे डेक से, ठीक है। अब एरे डेक अगेन मुझे पता लग गया, अभी जस्ट हमने पढ़ा W100Q के अंदर क्या होता है, कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हो आगे पीछे से, कहीं से भी रिमूव कर सकते हो आगे पीछे से, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हम करके देखना चाहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे आगे ऐड कर दिया। अभी नॉर्मल ऐड करता हूँ, नॉर्मल ऐड क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सिंगल एलिमेंट यहाँ पे आने वाला है, 10 ऐड कर दिया। अब मैंने बोला कि अगेन मैं ऐड नहीं करना चाहता, मैं ऑफर करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑफर मैंने कर दिया और यहाँ पर क्यू डॉट ऑफर लेट से फर्स्ट करना चाहता हूँ। तो अगेन भैया फर्स्ट तो नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे तो फर्स्ट नहीं चल पा रहा है, तो फर्स्ट चलाने के लिए मुझे अगेन यहाँ पे DQ वाली इम्प्लीमेंटेशन रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मैं ऑफर फर्स्ट में भी कर सकता हूँ कि 10 से पहले मुझे 5 ऐड करना है, ठीक है, मैंने 5 ऐड कर दिया। या फिर मैं ऑफर लास्ट भी कर सकता हूँ कि मुझे सबसे एंड में 50 ऐड करना है, तो मैंने 50 भी ऐड कर दिया। तो इसे करने के बाद मैं चाहूँ तो इसे प्रिंट करा के भी देख सकता हूँ। तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए 5, 10, 50। क्या 5, 10, 50 हमारा आंसर आ रहा है मित्रों? येस और नो? बढ़िया, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है।
अगेन लेट्स से मैं लास्ट से रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया जी क्यू डॉट पोल लास्ट, और पोल लास्ट करने के बाद मैंने कहा कि मैं एस आउट करना चाहता हूँ क्यू, तो इससे 50 हट गया होगा, इससे 50 हट गया होगा, तो मैंने यहाँ रन किया, 50 हट जाना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब लेट्स से यहीं पर मैं आऊँ, मैंने बोला क्यू डॉट पोल फर्स्ट, और क्यू डॉट पोल फर्स्ट के बाद मैंने फिर से इसको एक बार रन कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 5, तो 5 आपका डिलीट हो जाना चाहिए। क्या 5 डिलीट हुआ? बिल्कुल जी डिलीट हो गया, ठीक है। अगर वो नॉर्मल फंक्शन जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, साइज़ निकालना, क्लियर करना, वो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है, उसमें कुछ ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर क्यू का साइज़ निकाल सकते हैं, नॉट एन इशू। आप चाहें तो क्यू को क्लियर भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी काम करने वाली है, जो हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अब हम पीक करना चाहते हैं लेट्स से, तो एक सिंगल एलिमेंट 10 बचा हुआ, तो पीक करूंगा तो 10 ही प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने बोला चाहे पीक फर्स्ट करूं, चाहे पीक करूं, चाहे पीक लास्ट करूं, हर केस में आपका सेम 10 ही प्रिंट होने वाला है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट 10 ही बचा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पीक के फंक्शंस कुछ ऐड कर दिए। मैंने बोला यहाँ पर पीक फर्स्ट करना चाहता हूँ, और पीक फर्स्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने बोला पीक लास्ट करना चाहता हूँ, और देखते हैं तीनों में सेम 10 ही प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि सिंगल 10 एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट है। ऊपर से देखोगे, मतलब रियर से देखोगे तब भी सिर्फ 10 दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तब भी सिर्फ 10 दिखेगा, और नॉर्मल पीक करोगे तो फ्रंट से ही देखता है नॉर्मल पीक का बिहेवियर, तो वो भी 10 दिखाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे तीनों का आंसर 10 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू एंडेड क्यू से भी तुम चाहो तो क्यू को क्रिएट कर सकते हो। अभी तुमने यहाँ पर डब्ल्यू एंडेड क्यू क्रिएट करके देख ली है। अगर लेट्स से नॉर्मल क्यू क्रिएट करना चाहते तो नॉर्मल क्यू भी तुम एरे डेक से क्रिएट कर सकते हो। अगेन मैं एरे डी क्यू कभी कभी बोल दूंगा, तो बुरा मत मानना, मैं डी क्यू ही बोलता हूँ, डब्ल्यू एंडेड क्यू बोलता हूँ ज़्यादातर, पर ठीक है, इसको एरे डेक बोलते हैं। तो तुम नॉर्मल क्यू क्रिएट करना चाहते हैं एरे डेक से, वो भी पॉसिबल था, और तुम डब्ल्यू एंडेड क्यू क्रिएट करना चाहते हैं एरे डेक से, वो भी पॉसिबल था, और लेट्स से तुम्हारा मन है कि मैं स्टैक क्रिएट करना चाहता हूँ एरे डेक से, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तुम यहाँ पर एक नई क्लास क्रिएट कर सकते हो, नाम तुमने दिया जी स्टैक, हाथ सेट नहीं हुआ इस कीवर्ड मेरा अभी तक, बेसिक्स करके, और यहाँ तुमने तुम्हारा मेन फंक्शन ऐड कर दिया PSVM, बहुत बढ़िया। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम चाहो तो एक स्टैक क्रिएट कर सकते हो। तो स्टैक क्रिएट करते हैं फटाफट। मैंने एक डब्ल्यू एंडेड क्यू क्रिएट कर ली, डब्ल्यू एंडेड क्यू, और इससे ही मैं स्टैक के बिहेवियर को रेप्लिकेट कर दूंगा, ठीक है। स्टैक के बारे में हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्लेट्स थी बहुत सारी, एक प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रखे जा रहे हो। स्टैक जो लीफ ऑर्डरिंग फॉलो कर रहा हो तो सबसे लास्ट में डलता है, वो सबसे पहले आउट होता है। अगर तुम मॉड्यूल 1 नहीं पढ़ी है तो मॉड्यूल 1 पहले तुम पढ़ लो, उसके बाद ही देखना, ठीक है। तो मैंने एक स्टैक क्रिएट कर लिया, मैंने बोला स्टैक इज इक्वल्स टू न्यू एरे डेक, बढ़िया। अब स्टैक का साफ साफ मुझे पता है, हमेशा इंसर्ट कहाँ होता है, इंसर्ट हमेशा लास्ट में होता है, और रिमूव कहाँ से होता है, रिमूव हमेशा लास्ट से ही होता है। कैसे, चलो एक बार ध्यान से याद दिला देता हूँ। तो स्टैक की अगर बात करें, इस प्रकार से होता है, तुमने ए इंसर्ट करा, तुमने बी इंसर्ट करा, तुमने सी इंसर्ट करा, तुमने डी इंसर्ट करा। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इंसर्ट हमेशा कहाँ हो रहा है, इंसर्ट हमेशा लास्ट में हो रहा है। और रिमूव कहाँ से होता है, रिमूव भी ऑब्जर्व करो, पहले डी रिमूव होगा, फिर सी रिमूव होगा, फिर बी रिमूव होगा, फिर ए रिमूव होगा। तो रिमूव भी तुम्हारा कहाँ से हो रहा है, रिमूव भी तुम्हारा लास्ट से ही हो रहा है। अगेन तुम्हें ये चीज़ें हैंडल करने की नीड कुछ खास है नहीं, तुम्हारे पास और पुश पॉप के ऑपरेशन अवेलेबल हैं, उसको तुम यूज़ कर सकते हो। तो तुमने बोला कि भाई मैं इस स्टैक के अंदर कुछ पुश करना चाहता हूँ, पुश का ऑप्शन अवेलेबल, ऑलरेडी 10 पुश कर दिया, ठीक है। मैंने बोला मैं स्टैक के अंदर पुश करना चाहता हूँ 20, मैंने 20 पुश कर दिया। मैंने बोला मैं स्टैक के अंदर पुश करना चाहता हूँ 30, मैंने 30 पुश कर दिया, ठीक है। मैं वो लेट से मैं स्टैक को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो एक बार स्टैक को प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैंने इसको एक प्रिंट करवा के रन करने के लिए बोल दिया कि इसको रन कराओ एक बार। तो देखो, सबसे पहले 10 तुमने इंसर्ट किया हुआ था, फिर 20 इंसर्ट किया हुआ था, उसका 30 इंसर्ट किया हुआ था, ठीक है। एक बात समझ में आती है। अगेन इसके ऊपर मत जाना कि तुम्हें यहाँ 30 क्यों दिख रहा है, पहले 20 क्यों दिख रहा है, 10 क्यों दिख रहा है। अब वो इंटरनल वर्किंग है, किस प्रकार से ये डब्ल्यू एंडेड क्यू जो है स्टैक के पुश पॉप को संभाल रहा है, पर जो डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का फंक्शनलिटी है, सेम वैसे बिहेव करेगी। तो अगर 10 सबसे पहले पुश किया, उसका 20 पुश किया, उसका 30 पुश किया, तो सबसे ऊपर कौन दिख रहा है, 30 दिख रहा है। तो लेट्स से यहाँ पर मैं आके बोल दूँ कि एस आउट, या फिर सिंपल मैं जाके कह दूं स्टैक डॉट पॉप, तो इससे कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ होगा, 30, क्योंकि 10 डला, 20 डला, 30 डला, 30 सबसे ऊपर, 30 रिमूव हो जाना चाहिए। और अब दोबारा से अगर मैं यहाँ पर रन करके देखूँ, स्टैक को प्रिंट करके देखूँ, तो सिर्फ 10 और 20 बचा हुआ होना चाहिए। क्या 10 और 20 बचा हुआ, चेक कर लो, बढ़िया, वैसे बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं। तो जो तुम्हारा
फंडामेंटल बिहेवियर है स्टैक का, वो तुम यहाँ पर प्रिजर्व कर पा रहे हो कि भैया सबसे पहले 10 इंसर्ट हुआ, उसके ऊपर 20 इंसर्ट हुआ, उसके ऊपर 30 इंसर्ट हुआ। स्टैक को प्रिंट करा के देखा, यहाँ पे शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो कि भैया 10 20 30 अलग क्यों नहीं है, पर उसकी चिंता नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ स्टैक के बिहेवियर वाइज चलना है कि क्या सेम तरीके से पुश हो रहा है, हाँ, क्या सेम तरीके से पॉप हो रहा है, हाँ, क्या सेम तरीके से पीक कर पा रहा हूँ मैं, येस और नो, तो हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर लेट से मैं पीक करता हूँ कि स्टैक डॉट पीक, ठीक है, तो पीक मुझे पता है कि सबसे टॉप का एलिमेंट मुझे दिखना चाहिए स्टैक का, तो क्या यहाँ पर सबसे टॉप का एलिमेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है बिल्कुल सही। 10 डला हुआ था, 10 के ऊपर 20 था, तो ऊपर से देखो तो क्या दिखेगा, 20 दिखेगा, तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। तो तुम चाहते तो एरे डेक का यूज़ भी कर सकते थे स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टैक इम्प्लीमेंट हो गया, और यहाँ तुमने तुम्हारी क्यू इम्प्लीमेंट कर ली थी, और यहाँ तुमने तुम्हारी डबल एंडेड क्यू भी एक पर रन करके देख ली थी। तो अगेन तुमने इस डायग्राम के सेकंड पार्ट को भी ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से कि किस प्रकार से एरे डेक काम कर रहा होता है। अब लास्ट तुम्हारे पास एक और चीज़ बची जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी क्यू। चलो ठीक है, इसे समझते हैं एक बार कि प्रायोरिटी क्यू क्या चीज़ है भाई। तो मैंने कहा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, बस इतना है कि नॉर्मल क्यू के अंदर सबको एक रूल फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मल क्यू की बात करते हैं, यहाँ पे हमने ये क्यू जो क्रिएट कर रखी है, इसकी अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो नॉर्मल क्यू एक ऑर्डरिंग फॉलो करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लाइन में पहले लगेगा वो लाइन से पहले निकलेगा। कॉमन सेंस की बात है। तुम अपने एटीएम की लाइन में लगे हो, तुम्हारी बारी कब आएगी, जितनी पहले लगोगे उतनी जल्दी बारी आएगी, तो उसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले जो लगेगा सबसे पहले बाहर जाएगा। पर प्रायोरिटी क्यू वाले केस में ये ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती। प्रायोरिटी क्यू के अंदर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो लाइन से पहले निकलेगा। मैंने बोला तुम नॉर्मल व्यक्ति लाइन में खड़े हो, मैं नॉर्मल व्यक्ति लाइन में खड़ा हूँ, एक मंत्री आ जाए कोई, ठीक है, तो वो तो मंत्री है भाई, वो तो स्पेशल प्रिविलेज लेगा भाई, मुझे तो प्रेफरेंस चाहिए, तो वो लाइन से पहले निकल जाएगा अपना काम करवा के, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। हम नॉर्मल इंसान हैं, आप कॉमन आदमी हैं, मैं कॉमन आदमी हूँ, कोई घूसखोर आ जाए, ठीक है, अब ऑहदे वाइज वो आगे खड़ा हो जाएगा आके, ठीक है, और अब साथ में पुलिस भी लेके आके धमकाओ लोगों को, और जाके खड़ा होकर अपना काम करवा के निकल जाएगा, तो उसने अपनी प्रायोरिटी ज़्यादा बनवा रखी है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो लाइन में कभी भी लग जाए अपना काम पहले करवा के निकल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पे एक कॉमन मैन खड़ा है, 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 और यहाँ पर तुम्हारे वो मंत्री साहब आ गए हैं, भले ही वो 5वें नंबर पे आए हैं पर वो सबसे पहले अपना काम करवा के निकल जाएंगे, और जबकि ये 4 वही लाइन में खड़े ही खड़े हैं। इसे कहते हैं प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेंगे, उसको प्रेफरेंस मिलेगी, वो क्यू से सबसे पहले अपना काम निकलवा के भाग जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि लेट्स से यहाँ पर तुम्हारे पास क्यू के अंदर 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 1 2 3 4, इसकी प्रायोरिटी 4 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, उसकी प्रायोरिटी 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा क्यू से, भैया सबसे पहले 1 बाहर निकलेगा, उसके बाद 2 बाहर निकलेगा, उसके बाद 4 बाहर निकलेगा, उसके बाद 10 बाहर निकलेगा। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। तो इस प्रकार से आपकी प्रायोरिटी क्यू काम कर रही होती है। बहुत बढ़िया। तो एक बार क्रिएट करके देखते हैं किस प्रकार से काम करेगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, हमने बोला कि हम इसकी एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम हमने रख दिया कि प्रायोरिटी क्यू बेसिक्स, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग में गलती कर दिया पर कोई बात नहीं, तुम ठीक कर सकते हो या मैं ही ठीक कर देता हूँ। हम यहाँ पे गए रीफैक्टर रीनेम, हमने बोला यहाँ पे आई पेंडिंग रह गया, रीफैक्टर कर दो, ठीक है, अब सही लग रहा है। तो यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे एक मेन मेथड ऐड कर दिया। मैंने बोला मैं एक प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला इंटीजर पी क्यू इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है जी। तो मेरी प्रायोरिटी क्यू तैयार हो गई। अब इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है वो दिखाता हूँ एक बार। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स डालते हैं, मैंने बोला प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड करना चाहता हूँ मैं 40, प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड करना चाहता हूँ मैं 30, प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड करना चाहता हूँ मैं 10, और प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड करना चाहता हूँ मैं 20, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट मैंने डाले हैं, ये बात मैं समझ में आती है। पर इनमें से जब मैं एलिमेंट फेच करूँगा, एलिमेंट मैं निकालूंगा, तब क्या होगा, ठीक है। अगेन भाई आप ऑफर बोलते हो, खुद ऐड लगा देते हो, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे हमने ऑफर कर दिया, ठीक है। तो हमने ये एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अब जब फेच करूँगा तो कौन सा आएगा देखते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर जब मैं बोलूँगा पी क्यू डॉट पोल तो क्या होने वाला है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं।
ये एक प्रायोरिटी क्यू है और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रायोरिटी क्यू का ये होता है कि जिस 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 इंटीजर वैल्यू, जो भी इंटीजर वैल्यू सबसे कम होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है इंटीजर्स के केस में, इंटीजर्स के केस में अभी इंटीजर इंसर्ट के अंदर इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिसकी वैल्यू लेस होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो जो भी मिनिमम यहाँ पर होगा उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो इन 4 नंबर में मिनिमम कौन है? 10। दैट्स वाई 10 को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और pq.poll जो मैंने यहाँ प्रिंट किया है, यहाँ पर 10 प्रिंट होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया pq, ठीक है, और मैं यहाँ पर भी प्रिंट करवा देता हूँ pq, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है। pq के अंदर शुरुआत में 4 एलिमेंट थे, 10, 20, 30, 40, अगेन ये 4 थे, सबसे मिनिमम कौन था? 10। दैट्स वाई जब मैं पोल करता हूं तो 10 प्रिंट हो गया। और लेट से अब मैं एक बार दोबारा पोल करता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करो, तुम्हारे पास सिर्फ 20, 30, 40 बचे हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर, सबसे मिनिमम कौन था? 20। तो पोल करने पर 20 ही प्रिंट होने वाला है। क्या 20 प्रिंट हो रहा है? लगता तो है। अब क्यू के अंदर सिर्फ 30 और 40 बचे हुए हैं, पोल करने पर क्या प्रिंट होगा? अब 30 मिनिमम है, 30 प्रिंट होना चाहिए। क्या 30 प्रिंट हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू चल रहा होता है। जिसके पास सबसे कम वैल्यू होगी, इंटीजर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। दैट्स वाई जब भी तुम पोल करोगे या पीक करोगे, सबसे पहली प्रायोरिटी में तुम्हें वो देखने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। तो ये तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। लेट से मैं इसका उल्टा चाहता हूँ भैया, लेट से मैं इसका उल्टा चाहता हूँ, तो उल्टे के केस में लेट से अभी तुमने बोला कि सबसे कम वैल्यू की सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है मिन हीप करके, उसे मिन हीप का बिहेवियर होता है। ये मिन हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो भी इंटीजर सबसे कम वैल्यू का होता है उसको सबसे हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो भी इंटीजर मिनिमम होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो वही सेम हम रेप्लिकेट कर पा रहे हैं यहाँ पर डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ प्रायोरिटी क्यू से, ये बात समझ में आती है। अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ, अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूँ कि भाई जो भी इंटीजर सबसे हाई वैल्यू का है मैं उसको हाई प्रायोरिटी देना चाहूँ, तो वो कैसे होगा? मैंने कहा बहुत सिंपल है। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक कंपेरेटर ऐड करना पड़ेगा। जहाँ तुम प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर रहे हो, एक कंपेरेटर ऐड करना पड़ेगा। तो अभी के लिए तुम्हें समझ में शायद ना आए, पर तुम्हें करके दिखाता हूँ। एक लैम्डा एक्सप्रेशन ऐड करते हैं, a, b, और हमने बोला b माइनस a, ठीक है। तो अगेन इसको भी अभी भूल जाओ क्या लिखा है, बट ये लैम्डा एक्सप्रेशन राइट डाउन करने से तुमने अपने प्रायोरिटी क्यू को मिनी हीप की जगह ना मैक्स हीप में कन्वर्ट कर लिया है। मिनी हीप की जगह तुमने इसको अपने मैक्स हीप में कन्वर्ट कर लिया है। और मैक्स हीप क्या कहता है? मैक्स हीप कहता है कि इंटीजर्स के केस के अंदर तुम मुझे हाई वैल्यू दोगे, जितनी हाई वैल्यू होगी उतनी हाई प्रायोरिटी उस वैल्यू को असाइन की जाएगी। तो इस केस के अंदर अब ये 4 एलिमेंट है और मैं पोल करूंगा, सबसे पहले कौन सा पोल होने वाला है? सबसे हाई वैल्यू का, क्योंकि मैंने ये मैक्स हीप बना दिया है ना। इस लैम्डा एक्सप्रेशन की वजह से ये मिन हीप कन्वर्ट हो गया मैक्स हीप के अंदर। तो 40 की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, दैट्स वाई यहाँ पर 40 प्रिंट होना चाहिए। 40 के बाद 30 मैक्सिमम है, दैट्स वाई 30 प्रिंट होना चाहिए। 30 के बाद 20 मैक्सिमम है, दैट्स वाई 20 प्रिंट होना चाहिए। तो अब रन करके देख लो, 40, 30, 20 आना चाहिए। क्या 40, 30, 20 आ रहा है? 40 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने सीखा कैसे तुम मैक्स हीप क्रिएट कर सकते हो। पर एक इशू और है भैया, ये तो आपने स्पेसिफिकली इंटीजर्स के केस में बताया कि इंटीजर का केस ही होगा, इंटीजर का केस ही होगा। लेट्स से कि मेरे पास जो प्रायोरिटी क्यू है उसके अंदर इंटीजर्स की जगह मैंने क्या कर दिया, इंटीजर की जगह मैंने स्ट्रिंग्स रख ली। अब स्ट्रिंग के केस में किसको मैक्स मानूं और किसको मिन मानूं, या कोई मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है, अब 2 कस्टम ऑब्जेक्ट को कंपेयर करूं, किसको मैक्स मानूं और किसको मिन मानूं, तो उसके लिए आपको अपने खुद के कंपेरेटर राइट डाउन करना पड़ेगा। कंपेरेटर राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वैसे एक इंटरफेस था कंपेरेबल, उसके अंदर कुछ इंटरैक्शन, कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, जो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर, बोनस सेशन जो आपका होने वाला है। बट हाँ, उसके द्वारा आप प्रायोरिटी क्यू के अंदर कस्टम ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या इंटीजर क्लास कोई और डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। अपना खुद का कंपैरिजन लॉजिक बस आपको ऐड करना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स आ गई तो किस लॉजिक के हिसाब से मैं किस स्ट्रिंग को छोटा मानूं, किसको बड़ा मानूं। अगर मेरे पास कोई कस्टम ऑब्जेक्ट आ गया तो किस लॉजिक के हिसाब से किस ऑब्जेक्ट को छोटा मानूं, किसको बड़ा मानूं। तो अगेन वो हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बोनस सेशन के अंदर। बट अभी के लिए आपने एक नॉर्मल क्यू के बारे में सीख लिया, नॉर्मल क्यू कैसे काम कर रही होती है यूजिंग लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, नॉर्मल क्यू कैसे काम कर रही होती है यूजिंग एरे डेक इंप्लीमेंटेशन, डबल एंडेड क्यू कैसे बना सकते हैं, स्टैक कैसे बना सकते हैं, और आपका
प्रायोरिटी क्यू किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, यहाँ पे ये लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है ये भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन सीख लेंगे इसको एक बार। तो अभी इतना समझ में आता है। अभी के लिए हमने इस क्यू इंटरफेस के एरर डेक वाले क्लास को भी देख लिया, लिंक लिस्ट वाली क्लास को भी देख लिया और प्रायोरिटी क्यू वाली क्लास को भी अच्छे से देख लिया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेथड्स थे, बाकी हमने ऑब्जर्व कर लिया एरर डेक किस प्रकार काम कर रहा होता है, स्टैक क्यू के ऑपरेशन परफॉर्म करके भी देख लिए। अब सेट इंटरफेस की बात हो रही है। अगेन आपने अपने बचपन में मैथ्स के अंदर सेट के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। आपने सेट पढ़ा होगा, यूनियन ऑफ सेट पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं, बट एक बार फिर भी यहाँ पर हमारा कर्तव्य है कि आपको सेट के बारे में बताएं कि सेट क्या होता है। तो सेट भी अगेन यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए तो ये एक्सटेंड कर रहा होगा आपके कलेक्शन इंटरफेस को। ठीक है, तो मुझे समझ में आता है कि सेट आपका एक और इंटरफेस है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जो आपका सेट डेटा स्ट्रक्चर है उसको रेप्लिकेट करने के लिए क्रिएट किया गया है। अब सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सेट डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कि ये आपका सेट है, तो आपने इसके अंदर यहाँ पे एक बार 10 इंसर्ट किया, एक बार 20 इंसर्ट किया, एक बार 20 इंसर्ट किया, एक बार 20 और इंसर्ट किया, एक बार 20 और इंसर्ट किया, एक बार 10 और एक और बार इंसर्ट किया, एक बार 30 इंसर्ट किया, एक बार 40 इंसर्ट किया। तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे एक 20 ये रख लिया, एक ये रख लिया, एक 10 ये रख लिया, एक 20 ये रख लिया, एक 20 ये रख लिया, एक 10 ये रख लिया, एक 30 ये रख लिया, एक 40 ये रख लिया। पर असलियत में क्या हो रहा है? वो डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर ही नहीं करता, वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। तो 20 सिर्फ एक बार आएगा, यहाँ से भी हटेगा, यहाँ से भी हटेगा और यहाँ से भी हटेगा। सेम 10 भी सिर्फ एक बार आएगा और दूसरा वाला हट जाएगा। तो देखो 20 सिर्फ एक बार बचा हुआ है, 10 सिर्फ एक बार बचा हुआ है, 30 सिर्फ एक बार बचा हुआ है, 40 भी सिर्फ एक बार बचा हुआ है। तो सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि तुम्हारे सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। अगर तुम सेट के साथ काम करते हो तो तुम गारंटी से कह सकते हो कि भाई यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले हैं। यही सेट का मेन क्रक्स है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगेन इंप्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ। ठीक है, तो हमने कहा कि इनम सेट के द्वारा, हैश सेट के द्वारा, लिंक्ड हैश सेट के द्वारा, ट्री सेट के द्वारा तुम अपने सेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इनमें तो कुछ कुछ देख लेंगे। इनम सेट कुछ खास हम यूज़ करते नहीं हैं, इसके जगह नॉर्मल इनम भी क्रिएट तुम कर लेते हो। ठीक है, तब भी बात बन जाएगी, इसे कुछ खास नीड तुम्हें पढ़ने वाली है नहीं। ठीक है, नॉर्मल इनम क्रिएट करो, बढ़िया, चलो, इसकी कोई नीड नहीं है। हैश सेट की बात कर सकते हैं, लिंक्ड हैश सेट की बात कर सकते हैं, ट्री सेट की बात कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ खास चेंजेस होते नहीं है तीनों के अंदर, बट फिर भी 1 बाय 1 एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, इन्हें एक बार पढ़ लेंगे। तो ये कहानी है, एक बार ये पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो चलो यहाँ पर कुछ फंक्शन भी हमने राइट डाउन किए हैं, इनको भी एक बार हम रन करके देखेंगे इस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से काम नहीं करता, और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ लॉजिक लिखे हुए उनको स्टडी करेंगे, बट एक बार पहले कोड वाइज देख के आते हैं। हैश सेट पढ़ते हैं पहले एक बार। ठीक है, तो हम कोड के अंदर गए। यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे को एक क्लास चाहिए, क्लास का नाम मैंने रख दिया हैश सेट बेसिक्स। यहाँ पर रीफैक्टर करना पड़ेगा, कीबोर्ड तुम्हें पता ही है, हाथ सेट नहीं है भाई का भी, तो कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। चलो, तो मैंने यहाँ पे तुम्हारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने ऐड कर दिया और मैंने बोला कि यहाँ पर मैं एक सेट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैंने एक सेट क्रिएट कर दिया ऑफ इंटीजर्स एंड मैंने बोल दिया कि भैया ये रहा मेरा सेट, और इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ किसके द्वारा? इसको मैं हैश सेट के द्वारा क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, इंसर्शन की बात हो रही है। तो मैंने बोला कि मैं सेट के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ। क्या इंसर्ट करना चाहते हो? मैं 10 इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं फिर से बोला मैंने कि मैं दोबारा से 10 इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया मैंने? कुछ वार्निंग आ रही है। क्या वार्निंग आ रही है? कि डुप्लीकेट सेट एलिमेंट, कि आप डुप्लीकेट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो तुम्हें काइंड ऑफ ये कहना चाहता है कि तो भाई कोशिश कर ले, पर मैं डालूंगा तो एक बार इंसर्शन। ठीक है, डालूंगा तो 10 को सिर्फ एक ही बार, इंसर्ट तो सिर्फ एक ही बार करूंगा 10 को। तो भले यहाँ पे 5 बार 10 बार 15 बार कह ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कर, कॉपी करके दोबारा लिख ले 2 बार और, तो ऐसा कर 2 बार और लिख ले। तो भले ही 6 बार यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल दे मुझे, मैं सिर्फ एक बार ऐड करूँगा। ठीक है, बाकी 5 बार जो तो लिख रहा है वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 20, इंसर्ट करना चाहता हूँ 20, इंसर्ट करना चाहता हूँ 30। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि 10 को 5 बार इंसर्ट किया गया है, 20 को 2 बार इंसर्ट किया गया और 30 को 1 बार इंसर्ट किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर आके स्टैक आपके इस सेट को प्रिंट कर दूँ
तो क्या आंसर आने वाला है, चलो चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको एक बार रन कर दिया और क्या ऑब्जर्व किया कि 20 एक बार आ रहा है जबकि यहाँ पर 2 बार इंसर्ट किया था, 10 भी एक बार आ रहा है जबकि यहाँ पर 5 बार इंसर्ट किया था, और 30 भी एक बार आ रहा है और वो एक बार ही इंसर्ट किया। तो ऑब्जर्व क्या किया मैंने कि मैं भले ही किसी भी नंबर को 1 बार, 2 बार, 10 बार, 1000 बार, मल्टीपल बार इंसर्ट करने की कोशिश कर लूँ, सेट मेक श्योर करता है कि वो सिर्फ एक ही बार इंसर्ट कर रहा हो। एक और चीज़ गौर करने वाली क्या है यहाँ पर कि ऑर्डरिंग प्रिजर्व नहीं हो रही है। मैंने पहले 10 इंसर्ट किया था, यहाँ पर तो पहले 20 दिख रहा है। मैंने 10 के बाद 20 इंसर्ट किया था, यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, 20 के बाद 10 दिख रहा है, और लास्ट में 30 था तो यहाँ पर लास्ट दिख रहा है। अगेन ये रैंडमली कुछ भी हो सकता है, ये चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से रन कर दूँ 20 then 30, तो अभी तो सेम ही आ रहा है, पर सेट जो तुम्हारा है ये तुम जो भी ऑर्डर में इंसर्शन करते हो एलिमेंट का, उन्हें प्रिजर्व नहीं करता, उस ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता। रैंडमली आपको कोई भी एलिमेंट मिल सकता है किसी भी पोजीशन पर। आपने भले ही 10 के बाद 20 डाला हो, पर रैंडमली आपको 20 10 से पहले मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है, ठीक है। तो रैंडम ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं अगर आप हैश सेट का यूज़ करें तो, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है मेरे पास, ऐड है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बारे में, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, ऐड पढ़ लिया है। ऐड ऑल, किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ये ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं हम, या मॉड्यूल 1 के अंदर आप पढ़ चुके हैं। आइटरेटर, आप ट्रैवर्स करना चाहते हैं अपने सेट को, वहाँ पर आइटरेटर आपके पास अवेलेबल है, लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। रिमूव भी पढ़ चुके हैं, रिमूव ऑल भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर पढ़ चुके हैं, साइज भी पढ़ चुके हैं मॉड्यूल 1 में, टू एरे भी पढ़ चुके हैं, कंटेंट्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं कि क्या एक सेट दूसरे सेट को पूरा का पूरा कंटेन करता है कि नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे एक हैश कोड की वैल्यू रिटर्न होती है, समझेंगे इस बारे में क्या होता है, ये भी समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी दो मेथड हैं जो कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले रिटेन ऑल, इसे हम चला के देखेंगे, और कंटेन ऑल, इसे भी हम चला के देखना चाहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो एक बार ये समझते हैं कि इस प्रकार से आपका रिटेन ऑल काम कर रहा होता है। चलते हैं कोड की तरफ फटाफट। तो मैंने बोला कि यहाँ पर लेट से मेरे पास, सिंपल करता हूँ, तुम्हारे लिए कन्फ्यूजिंग नहीं रहता बिल्कुल भी, इसे एक बार मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने बोला कि ये मेरे पास एक कमेंट है, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने एक सेट क्रिएट कर लिया। मैंने बोला कि सेट ऑफ इंटीजर, और सेट 1 क्रिएट कर लिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। तो सेट 1 में हम इंसर्ट कर रहे हैं सेट 1 डॉट ऐड, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ 10 या 1 कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और हमने कहा यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं 2, यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं 3, यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये 4 एलिमेंट सेट 1 में इंसर्ट कर लिए, और सेट 2 में भी सेम मैं कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने बोला कि यार ये मेरा सेट 2 हो गया, सेट 2, सेट 2, सेट 2, ठीक है। तो सेट 2 में क्या करना चाहता हूँ, सेट 2 के अंदर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो सेट 1 के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, सेट 2 के अंदर 4 एलिमेंट 3 4 5 6। रिटेन ऑल से क्या होता है, रिटेन ऑल से जैसे लेट से मैंने बोला सेट 1 डॉट रिटेन ऑल सेट 2, तो सेट 1 क्या करेगा इस केस के अंदर, मैं लेट से बोल दिया यहाँ पर सेट 1 डॉट रिटेन, मैंने बोला रिटेन ऑल सेट 2। तो इससे क्या होगा, इससे सेट 1 के अंदर सिर्फ सेट 2 वाले कॉमन एलिमेंट या फिर सेट 1 सेट 2 का इंटरेक्शन स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 3 4 5 6 है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 और 4 कॉमन है। तो सेट 1 के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट रिटेन किए जाएंगे, या सिर्फ वही एलिमेंट स्टोर रह जाएंगे जो कि सेट 2 के अंदर भी प्रेजेंट थे। यानी कि सेट 1 और सेट 2 का जो इंटरसेक्शन है दैट इज एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 वो रह जाएगा। तो इससे पहले अगर तुम सेट 1 को प्रिंट करोगे तो सेट 1 तुम्हारा प्रिंट करेगा 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन स्टोर करने के बाद अगर तुम सेट 1 को प्रिंट करोगे तो वो तुम्हें दिखाएगा सिर्फ 3 एंड 4। तो एक बार इसे रन करके देख लो तो तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा किस प्रकार चीज़ें काम कर रही हैं। बहुत बढ़िया। तो पहले ये था सेट 1 के अंदर आपने जो रिटेन ऑल की बात करी, तो रिटेन ऑल से सेट 1 और सेट 2 का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 3 और 4 है, यहाँ पर भी 3 और 4 है, वो तुमने सेट 1 के अंदर सेव करा लिया, बाकी सारे एलिमेंट हट गए। ये था रिटेन ऑल्स, ठीक है। अब एक और मेथड तुम्हारे पास यहाँ पर अवेलेबल है टेस्ट करने के लिए, जो कि कंटेन्स ऑल। अगेन सिंपल है, क्या सेट 1 के अंदर सेट 2 के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, चेक करते हैं। सेट 1 और सेट 2 प्रिंट करता हूँ पहले। यहाँ पे सेट 1 प्रिंट किया हुआ है, यहाँ मैंने सेट 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। और मैंने रन करके देख लिया एक बार, मैंने रन किया, सेट 1 में 3 4 है, सेट 2 में 3 4 5 6 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेट 1 में सेट 2 के सारे एलिमेंट हैं? नहीं है, फॉल्स। तो एक बार रन करके देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने बोला एस आउट सेट 1 डॉट
कंटेन्स ऑल सेट 2, तो क्या इस वाले सेट के अंदर इस सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं है, 5 और 6 नहीं है, तो फॉल्स आना चाहिए, तो फॉल्स आना चाहिए। पर अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं ये बोलूं कि क्या सेट 2 के अंदर सेट 1 के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, क्या इस वाले सेट में इस वाले सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, हाँ, तो इस केस में क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये भी आपने ऑब्जर्व कर लिया किस प्रकार से काम कर रहा होता है। ये दोनों फंक्शन आप देख लिए, बाकी सारे मेथड्स फंक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं लास्ट मॉड्यूल 1 के अंदर, ठीक है। तो हैश कोड के बारे में अभी मैं एग्जाम्पल पकड़ूंगा बड़ा प्यारा सा, जब हम कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे होंगे सेट के केस में, तो वहाँ पे हैश कोड वाले मेथड को ऑब्जर्व करेंगे, क्या हैश कोड वाला मेथड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वापस आते हैं, अभी तक हमने क्या सीख लिया, किस प्रकार से आप सेट क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स आपके पास अवेलेबल थे, आपने उनको रन करके देख लिया, ठीक है। और जावा हैश सेट की बात हो रही है, तो अगेन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, उतने डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि भाई लोड फैक्टर क्या होता है या कैपेसिटी क्या होता है, क्योंकि डीएसए के अंदर कुछ ज़्यादा डेप्थ में हम जाते हैं जब स्पेसिफिकली हम हैश सेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, आपकी इंटरनल वर्किंग आपको समझा रहे होते हैं कि हैश फंक्शन क्या होता है, हैश कोड क्या होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें उतनी मैंडेटरी होती है। पर यहाँ पर मैं अभी सिर्फ कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करूँ, मैं कैपेसिटी और लोड फैक्टर की बात करूँ, कोई खास नीड है नहीं इसकी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे अगेन कुछ चीज़ें और लिखी गई है, वाई हैश सेट, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या हो रहा है, कैसा बिहेवियर है, वो एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी मैंने हैश सेट में एक्सेस करने की कोशिश करी या एलिमेंट्स को प्रिंट करके देखा, तो मैंने क्या पाया कि जिस ऑर्डर में मैं एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूँ उसी सेम ऑर्डर में मुझे एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं हैश सेट वाले केस के अंदर। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि हैश सेट के अंदर जो भी एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं उनको आप हैश कोड्स के द्वारा एक्सेस कर रहे होते हैं। क्या मतलब है अब हैश कोड का, समझते हैं एक बार। तो मैंने बोला कि आपके पास ना एक यूनिक सा फंक्शन है जिसका नाम मैंने बोल दिया हैश फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर आप अपनी एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हैश फंक्शन उस वैल्यू के लिए कोई हैश कोड ला के दे रहा है और आप इस हैश कोड के कॉरस्पॉन्डिंग अपने एलिमेंट को स्टोर कर रहे होते हैं। क्या इस हैश कोड के लिए ये एलिमेंट आने वाला है, आपने फिर कोई और वैल्यू दे दी, उसके लिए आपने एक नया हैश कोड निकाला और उस हैश कोड के लिए आपने अगेन कोई एलिमेंट दे दी, ठीक है, एलिमेंट स्टोर करा लिया। ये बात समझ में आती है। अब अगेन ऐसा हो सकता है, हम चाहते ये हैं, आइडियल बिहेवियर में ये चाहता हूँ, आइडियल बिहेवियर में ये चाहता हूँ कि जो भी मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँ, एक हैश फंक्शन क्रिएट करूँ या जो भी ऑटोमेटिकली मुझे हैश फंक्शन मिल रहा है, आइडियली हम ये चाहते हैं कि उसमें हमेशा ये बिहेवियर हो कि हर एक वैल्यू का अपना खुद का एक हैश कोड जनरेट होता हो। अगर दूसरी वैल्यू आ रही है तो दूसरी वैल्यू का अपना खुद का एक अलग हैश कोड जनरेट होता हो। अगर तीसरी वैल्यू आ रही है तो उसका अपना खुद का एक अलग हैश कोड जनरेट होता हो। ये हम आइडियल बिहेवियर चाहते हैं अपने हैश फंक्शन से, पर होता नहीं है ऐसा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक वैल्यू आपने दी अलग, पर वो अलग वैल्यू भी सेम ही हैश कोड जनरेट कर रही है। बट अगेन मैं फिर से डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, मैं नहीं जानना चाहता क्या कोलिजन क्या होता है, कोलिजन बताऊँ बच्चों को, फिर उसके हैंडलिंग टेक्निक्स बताऊँ, उसकी नीड नहीं है। कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं तो यहीं पर रुक जाते हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि बिहाइंड द सीन एक्चुअल वर्किंग में एक हैश फंक्शन नाम की चीज़ है जिसके अंदर आपने अपनी वैल्यू प्रोवाइड करी 10 और फिर 10 के लिए उसने एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू निकाली कि भाई ये इसका स्पेसिफिक हैश कोड है कि भाई 10 के लिए हमेशा यही हैश कोड जनरेट होगा। आप 10 बार टर्न दोगे 10 बार यही हैश कोड जनरेट होगा और इस हैश कोड के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक एरे लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कोई पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर अपनी 10 वाली वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। आपने यहाँ पे वैल्यू दी 20, उस 20 के लिए कोई हैश कोड जनरेट हुआ। अब वो स्पेसिफिक हैश कोड के लिए आप अपने इस एरे लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैं हैश टेबल भी कहता हूँ, इसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अपने नंबर को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से वर्किंग होती है। मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा डेप्थ में जाऊँ, अभी एक आप सिर्फ इतना मानूँ कि आपके हैश सेट के अंदर क्या हो रहा होता है। आप बस एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक कोड निकालते हैं, ठीक है, कोई एक वैल्यू निकालते हैं, एक हैश कोड निकालते हैं और वो हैश कोड बताता है कि भैया इस एरे लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो वैल्यू है उसे किस डब्बे में मुझे स्टोर करना है, ठीक है। दैट्स वाई ऑर्डर जो है रैंडमली आ रहा है यहाँ पर हैश सेट के केस के अंदर। ये बात समझ में आती है। हैश सेट के अंदर अगेन आप डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैं बार बार यूनिक हैश कोड की बात कर रहा हूँ। ये बात समझ में आती होगी, ठीक है। वापस चलते हैं एक बार हमारे कोड की तरफ। अभी तक हमने जो देखा वो कोड था यूजिंग हैश सेट, ठीक है। यूजिंग हैश सेट आपने कोड देखा पूरा का पूरा। अब मैंने आपको कहा कि भाई हैश सेट नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम
लिंक्ड सेट जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था उसका यूज़ कर लें। लिंक्ड हैश सेट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक बड़ी प्यारी चीज़ आप देखने वाले, एक बार इसको मैं एक बार ऐड कर दी मैंने सारे एलिमेंट, अगेन मुझे पता डुप्लीकेट तो आएंगे नहीं, सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही आने वाले हैं, और प्रिंट कर दिए। एक बड़ा प्यारा बिहेवियर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखना एक बार, मुझे बताना समझ में आएगा नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ऑब्जर्व मैंने ये किया कि 10, 20, 30 इंसर्ट कैसे किया है मैंने, हाँ मैंने सही में पहले 10 इंसर्ट किया है, फिर 20 इंसर्ट किया है, फिर 30 इंसर्ट किया है। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं नॉर्मल हैश सेट यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, जबकि जब मैं लिंक्ड हैश सेट का यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर ऑर्डर प्रिजर्व हो रहा है। जिस प्रकार से मैं इंसर्ट करूँगा, लेट से सबसे पहले मैंने यहाँ पर 40 इंसर्ट किया होता तो मेरे पास प्रिंट करते वक्त भी सेट के अंदर सबसे पहले 40 आना चाहिए, आ भी रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया हमने, हाँ 40 आ रहा है। तो जब आपको ऑर्डर प्रिजर्व करना है और डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए तो आप लिंक्ड हैश सेट का यूज़ कर सकते हैं, ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे आके मैंने बोल दिया कि तीसरा भी ऑप्शन मेरे पास था, वो तीसरा ऑप्शन कौन सा था एक बार ऑब्जर्व करके आते हैं वापस से। तो मैंने कहा मेरे पास इनम सेट भी आने बोला था, कोई नीड नहीं है, हटाओ। हैश सेट पढ़ लिया, लिंक्ड हैश सेट पढ़ लिया, ट्री सेट मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। तो ट्री सेट के लिए चलते हैं। अगर मैं इसको जाके बोल दूं कि ट्री सेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, इसे भी ऑब्जर्व करना, समझ में आएगा अभी। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ मुझे क्या मिला, 10, 20, 30, 40। तो ऑब्जर्व मैंने ये किया कि ट्री सेट के द्वारा मुझे मेरा आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है, मुझे मेरा आउटपुट एक सॉर्टेड ऑर्डर में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं तो बताना चाहता हूँ, अगेन इनकी नीड नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ। तो मैंने बोला जब भी मैं हैश्ड सेट का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे क्योंकि वैल्यूज़ रैंडमली मिल रही है, एक एरे लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अपनी वैल्यूज़ का आप स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इंसर्शन की टाइम भी कॉम्प्लेक्सिटी भी कॉमन है, यहाँ पर एक्सेस की कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है, कॉमन बोल दिया मैंने, कांस्टेंट था कांस्टेंट है, तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ लिंक्ड हैश सेट की, अब लिंक्ड हैश सेट क्या होता है, मैंने बोला लिंक्ड हैश सेट, अगेन आप लिंक लिस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं अंडरलाइंग इंप्लीमेंटेशन के अंदर, और लिंक लिस्ट का यूज़ करके नोड वाइज आप इन वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे होते हैं। तो इसमें एडिशन तो लेट से आप O1 में कर लेंगे, बट यहाँ पर रिमूवल की बात आए या फिर एक्सेस की बात आए तो आपको उस पर्टिकुलर नोड तक पहुँचना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाएगी उन स्पेसिफिक केसेस के अंदर, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब लास्ट मैंने बोला ट्री सेट, ट्री सेट की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, ट्री सेट की इंप्लीमेंटेशन आपकी बाइनरी सर्च ट्री पर बेस्ड होती है। अगेन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो अगेन इसको हम कवर तो खैर नहीं करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, बट ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री पर बेस्ड है, और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा वहाँ पर आपके इंसर्शन की, एक्सेस की, सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ log n होती है। तो वही सेम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर भी रेप्लिकेट कर रही है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। यहाँ पे आप रैंडमली एलिमेंट पा रहे हैं, यहाँ पर आपके एलिमेंट जो है जिस ऑर्डर में आप डाल रहे हैं उसी ऑर्डर प्रिजर्व हो रहे हैं, यहाँ पर आपके एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व कर ली। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ मेथड्स राइट डाउन किए हुए हैं इन्होंने, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ी ली हैं, कुछ नई चीज़ें हैं नहीं यार, ठीक है। अगर आपको ऐसा डर लग रहा हो कि भैया आपने ऐड नहीं कराया, ऐड ऑल नहीं कराया, इटरेटर नहीं कराया, रिमूव नहीं कराया, रिमूव ऑल नहीं कराया, तो बेटा ये मैं लास्ट मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल 1 जो थी उसके अंदर करा चुका हूँ, दैट्स वाई फिर से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एक बार वो तुम देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, मैं चाहूँ इंसर्ट, अगेन वही पड़े हुए मेथड है, ऐड ऑल, आइटरेटर, रिमूव ऑल, ऐड ऑल, रिटेन ऑल, इंटरसेक्शन। देखो जो हमने बात की थी, ऐड ऑल से तुम यूनियन निकाल पाते हो, इंटरसेक्शन से तुम रिटेन ऑल से बेसिकली इंटरसेक्शन निकाल पाते हो, और डिफरेंस निकालना तो रिमूव ऑल निकाल पाते हो। मैं चाहूँगा कि ये तीनों तुम्हें इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रख लो, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे सिंपली तुम ये यूज़ कर लोगे, ठीक है, इनको अपने पास रख लो, दिमाग में डाल लेना। कंटेन सॉल्व सबसेट निकालना चाहो तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ और मेथड्स अवेलेबल हैं, क्लोन करना चाहो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंटेन साइज एम्प्टी साइज क्लियर पड़ा हुआ है, सब कुछ आता है। अगर लेट्स तुम्हें डाउट है किसी भी मेथड के अंदर तो मॉड्यूल 1 जाकर दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है। दैट्स वाई थोड़ा सा लेंदी था। मेथड्स की बात करते हैं फिर दोबारा, अगेन साइज ये स्लाइड एप्लीकेट हो गई तो स्लाइड सारी खत्म होती है, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब एक चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, अभी जो हमने हैश सेट यूज़ किया डिफ़ॉल्ट, ठीक है, या जो भी हम सेट क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका हैश कोड जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। इंटीजर का केस आपने यूज़ किया, अभी इंटीजर वाले केस में हैश कोड आपने नॉर्मल कर लिया, बट लेट्स से मैं अपने कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर हैश सेट यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने कस्टम क्लास क्रिएट करी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, अब उसके ऊपर मैं अपना हैश सेट या कोई भी टाइप का सेट जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। तो इस केस के अंदर मैंडेटरी है कि मुझे 2 मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा, इक्वल्स वाला मेथड और हैश कोड वाला मेथड। इसे एक बार देख लेते हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए, देखो तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट तो पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तुमने इंटीजर्स के साथ काम किया या स्ट्रिंग्स के साथ तुम काम करते या किसी भी और
बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप से तुम काम करना चाहते हो, ठीक है, वो तुम कर लेते, कोई इशू नहीं था। वहाँ पर ये हैश कोड को तुम्हें ओवरराइड नहीं करना पड़ता, मेथड को इक्वल्स वाले मेथड को ओवरराइड नहीं करना पड़ता। पर लेट्स से खुद की कस्टम क्लास क्रिएट कर रहे हो, उस कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ तुम इस हैश सेट को यूज़ करना चाहते हो कि तुमने बोला कि मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली स्टूडेंट नाम की, और मैंने बोला कि इस स्टूडेंट टाइप का हैश सेट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, कि भाई इसका हैश सेट क्रिएट करना चाहता हूँ या सेट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इस स्पेसिफिक केस के लिए अगर तुम अब कस्टम क्लासेस के साथ काम करना चाहते हो तो यू हैव टू ओवरराइड दीज टू मेथड्स। सवाल है कैसे, तो वो कैसे मैं अभी रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब फटाफट से यहाँ पे चलते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे समझते हैं किस प्रकार चीज़ें काम करने वाली हैं। तो फटाफट से एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, मैं सोर्स में जाके एक नई क्लास क्रिएट कर लेता हूँ अलग से ही। तो मैंने बोला STUDENT, एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट करी। यहाँ पर मैंने बोला कि इसके पास लेट से तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास पब्लिक इंट रोल नंबर है, ठीक है, तुम्हारे पास पब्लिक स्ट्रिंग नेम है, और तुमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। तुम राइट क्लिक करी, जनरेट पे तुम गए, जनरेट पे जाके कंस्ट्रक्टर पे क्लिक किया, दोनों को तुमने यूज़ कर लिया कि दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक क्लास तुमने क्रिएट कर ली। वापस चलते हैं तुम्हारे पुरानी क्लास पे, हैश सेट बेसिक्स पे, और यहाँ पे अगर तुमने एक हैश सेट क्रिएट कर लिया फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हैश सेट फॉर स्टूडेंट और तुमने बोल दिया इसका नाम सेट दे दिया, न्यू हैश सेट, ठीक है। और नीचे कुछ कोड है उसे कमेंट डाउन कर देता हूँ। तो मैंने इसे कमेंट डाउन कर दिया और मैंने कहा कि अच्छा भैया क्यों पड़ेगी नीड मेरे को हैश कोड वाले मेथड को ओवरराइड करने की या फिर इक्वल्स वाले मेथड को ओवरराइड करने की। मैंने कहा हाँ, ये तो क्यों वाला पार्ट जानना ज़रूरी है, फिर कैसे वाला पार्ट समझेंगे। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ। स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट रोल नंबर 1 कॉमा बब्बर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट क्रिएट कर लिए, एक स्टूडेंट 1, एक स्टूडेंट 2, एक स्टूडेंट 3, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, तीनों में सेम रोल नंबर, सेम नाम, सेम रोल नंबर, सेम नाम, सेम रोल नंबर, सेम नाम। और सेट की फंक्शनलिटी क्या होती है, डुप्लीकेट चीज़ें वो स्टोर करता नहीं है। तो अगर यहाँ पर मैं सेट के अंदर आऊँ और मैं बोल दूँ कि सेट में ऐड कर लो S1, ठीक है, और सेट में मैं कह दूँ कि ऐड कर लो S2, ठीक है, और मैं कह दूँ कि सेट में तुम ऐड कर लो S3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3 अलग अलग एलिमेंट आने चाहिए या एक एलिमेंट आना चाहिए भैया, क्योंकि तीनों के तीनों सेम ही दिख रहे हैं, 1 रोल नंबर है, 1 और बब्बर नाम है, तो भले ही 3 बार ऐड किए हैं पर एक बार आना चाहिए। मैंने कहा चलो चेक करते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऐसा आउट कर दिया सेट को, और इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो क्या एक बार आ रहा है, ऑब्जर्व किया मैंने। अगेन टू स्ट्रिंग मेथड भी इसका रखना पड़ेगा स्टूडेंट का। तो मैं गया जनरेट पे, टू स्ट्रिंग पे, और इसको मैंने ओके कर दिया, बढ़िया। अब मैं जाऊँगा हैश सेट बेसिक्स पे, इसको मैंने फिर से रन कर दिया एक बार। तो क्या ऑब्जर्व किया जी, यहाँ पर स्टूडेंट 1 भी प्रिंट हो गया, स्टूडेंट 2 भी प्रिंट हो गया, और स्टूडेंट 3 भी प्रिंट हो रहा है। तो ये तो नहीं होना चाहिए था भैया, आपने बताया था कि सेट में तो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आते। तो दैट्स वाई वो रूल बनाया गया है, वो इन तीनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग ट्रीट कर रहा है। दैट्स वाई तीनों के तीनों उसने सेट के अंदर स्टोर कर लिए हैं। तो मुझे यहाँ पर जब भी मैं कस्टम टाइप ऑफ डेटा के साथ डील कर रहा हूँ सेट वाले केस में, तो उस केस में मुझे 2 मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और तभी जाके वो इन तीनों को एक सेम ही स्टूडेंट मानेगा। तो मैंने एक रूल बनाया। तो मैंने बोला कि नाम तो चलो फिर भी सेम हो सकता है क्लास के अंदर, किसी और का नाम भी बब्बर हो सकता है, 3 बंदों का नाम भी बब्बर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, तो रोल नंबर अलग अलग होना चाहिए, नाम तो फिर भी सेम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार पर मुझे वो हैश कोड और वो इक्वल्स वाला फंक्शन राइट डाउन करना। मैं स्टूडेंट्स में गया और मैंने बोला कि यहाँ पे चलते हैं जनरेट में गया, यहाँ पे इक्वल्स एंड हैश कोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया और नेक्स्ट किया। और मैंने बोला कि नाम तो चलो सेम हो सकता है, नाम की टेंशन मत लो, रोल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर तुम्हारे इक्वल्स का कोड आ चुका है, यहाँ पर तुम्हारे हैश कोड का भी तुमने कोड जनरेट कर लिया। तो ये 2 मेथड्स तुम्हारे यहाँ पर आ गए हैं। अब अगर मैं जाके हैश सेट बेसिक्स में रन करूँ तो अब मेरे पास 3 एलिमेंट आ रहे हैं या सिंगल एलिमेंट आ रहा है, चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, अब मेरे पास सिंगल ही एलिमेंट आ रहा है।
तो अब जो सेट की डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है कि भाई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आएंगे, सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर होंगे, वो आपने अचीव कर ली है। कैसे करी कि जब भी मेरे पास कस्टम टाइप का ऑब्जेक्ट हो डील करने के लिए, तो उस केस के अंदर मुझे अपना खुद का क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि किसको मैं इक्वल मानूं, किसको मैं इक्वल ना मानूं। उसके लिए जो भी मेरी क्लास है, जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट है, जो भी कस्टम क्लास है, उसमें मैं जाऊँगा और वहाँ पर जाकर इक्वल्स वाले मेथड को और हैश कोड वाले मेथड को, दोनों को मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने जनरेट में जाके इनको राइट डाउन कर दिया कि ठीक है, इस प्रकार से बाय डिफॉल्ट आप खुद से जनरेट कर दो, आईडी से आपने क्रिएट करवा लिया ये, पर खुद से आपको क्रिएट करना आना चाहिए। कि मान लो अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक्जैक्टली सेम हैं तो आप बोल दो कि हाँ दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट नल है तो आप बोल दो कि भाई इक्वल नहीं है, इस प्रकार से। और बाकी हमने क्राइटेरिया क्या बनाया कि अगर रोल नंबर दोनों के इक्वल हैं तो आप बोल दो जी हाँ भाई दोनों इक्वल हैं। तो खुद से भी आपको लिखना आना चाहिए, और वैसे बाय डिफॉल्ट तो आप जनरेट कर ही सकते हैं आईडी के अंदर। ठीक है, तो ये आपने एक और चीज़ सीखी किस प्रकार से सेट के केस के अंदर आप कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे होते हैं बाय क्रिएटिंग योर ओन इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड। ये बात समझ में आती है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम गए कलेक्शन फ्रेमवर्क की तरफ, जहाँ पर हमने पढ़ा क्यू इंटरफेस। क्यू इंटरफेस के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 कंक्रीट क्लासेस थी। एक तो एरे डी क्यू थी, जिसे हम एरे डेक कहते हैं, एरे डी क्यू मैं बोलता हूँ, और लिंक लिस्ट थी और प्रायोरिटी क्यू थी। इन तीनों को हमने राइट डाउन करके देख लिया किस प्रकार चीज़ें काम कर रही होती हैं। तीनों को हमने कोड करके भी देख लिया कि कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, आपको ऑफर क्यों यूज़ करना है, ऐड क्यों यूज़ नहीं करना, DSA क्वेश्चन के केस में स्पेसिफिकली आपको पोल क्यों यूज़ करना है, आपको पीक क्यों यूज़ करना है, एरर हैंडलिंग करनी, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी आपको, ऐड रिमूव और एलिमेंट वाले केस के अंदर। कुछ मेथड्स और थे हमने देख लिए। स्टैक क्यू कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एरे डेक, वो भी आपने सीख लिया। सेट के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, कि किस प्रकार से हैश सेट का, लिंक हैश सेट का और ट्री सेट का आप यूज़ कर सकते हैं। एक ऑर्डर प्रिजर्व करता है, ठीक है, एक रैंडम ऑर्डर देता है, एक सॉर्टेड ऑर्डर देता है। ये सब आप ऑब्जर्व कर चुके हैं। बहुत सारे मेथड से राइट डाउन कर लिया हमने, देख ली सारी। रिटेन ऑल से क्या होता है, इंटरसेक्शन आप निकाल पाते हैं। कंटेन ऑल से आप सबसेट निकाल पाते हैं। डिफरेंस आपको निकालना हो तो हमने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है कि रिमूव ऑल से आप डिफरेंस निकाल पाएंगे, और यूनियन निकालना हो तो आप ऐड ऑल से यूनियन निकाल पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी आज क्यू इंटरफेस और सेट इंटरफेस के बारे में। और आई थिंक आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपसे आपके बोनस सेशन के अंदर, जो कि नेक्स्ट सेशन होने वाला है, जहां पर आप पढ़ेंगे मैप्स के बारे में एंड कंपेरेबल इंटरफेस के बारे में। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। तो अब बात करें होमवर्क की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हमने एक आर्टिकल अटैच किया हुआ है। लेट्स से आपको, अगर आपको लिंक नहीं दिख रहा तो 1 से 2 दिन के अंदर वो एक्टिव हो जाएगा। उस आर्टिकल को फटाफट से एक बार रीड आउट करेंगे, पूरा जाके एक बार रिवाइज कर लेंगे। वो आपके लिए होमवर्क हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो फाइनल पार्ट है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। उसको आप देखेंगे तो आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा। फिर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बढ़ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट थिंग इज, आई थिंक अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप बिल्कुल शर्माए ना इस चैनल को बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करने में, या फिर वीडियो को लाइक करने में। और सब्सक्राइब वाली चीज़ पर फिर से वापस आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जनता जो हमारे चैनल पर है उनको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, वो तभी देखने भी आते हैं, पर वो सिर्फ व्यू करते हैं लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी आज से 15-20 दिन पहले, तो हमने तभी कहा था कि हम 800K से 1 मिलियन तक फटाफट पहुँचना चाहते हैं इस सीरीज़ के दौरान ही, ताकि हम फटाफट से वो गोल्ड प्ले वाला बटन अपने घर पर लेके आ पाएँ, मम्मी पापा को दिखा पाएँ, आपको भी दिखाएं। तो कृपया करके मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपके एक सब्सक्रिप्शन पे, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा बहुत फ़ायदा होगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको कंटेंट से खुशी मिल पाए और मुझे ये गोल्ड प्ले बटन से खुशी मिल पाए। तो धन्यवाद एवरीवन। मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।